दोस्तों, संगीत हमारी आत्मा ही नहीं बल्कि दिल, दिमाग और भावनाओं को भी छू लेता है। संगीत की ना कोई जाति होती है, ना ही कोई भाषा होती है और ना ही कोई सीमा होती है, और फिर भी लोग बाग उसे समझ लेते हैं। संगीत ही है जो हर रंग को अपने सुरों में समेट लेता है। इसी खूबसूरत सोच, इसी विचार के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अलबेलो राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ अंकित सेन और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा। मेरी ओर से भी आप सभी का स्वागत, अभिनंदन अलबेलो राजस्थान में। और बिल्कुल सही कहा अंकित ने कि संगीत ना केवल हमारे मन को बल्कि हमारी आत्मा को भी सुकून देता है। जब भी कभी मन उदास हो तो कोई अच्छा संगीत सुन लीजिए, मन फिर से प्रफुल्लित हो जाता है। संगीत के लिए कहते हैं कि संगीत आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। संगीत घाव पर मरहम की तरह काम करता है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि आज सुबह सुबह हम संगीत के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। वो इसलिए दोस्तों, क्योंकि आज हमारे साथ स्टूडियो में जो मेहमान है वो एक वर्सेटाइल सिंगर हैं। वो हर तरह के गानों को बखूबी गाते हैं। वो एक कंपोज़र हैं, वो एक सिंगर हैं, वो एक प्रोड्यूसर भी हैं और वो एक एक्टर भी हैं। तो आइए बिना वक्त गवाए स्वागत करते हैं हमारे आज के मेहमान का। आज हमारे साथ स्टूडियो में है सोमेश्वर नारायण शर्मा, जिन्हें लोग प्यार से सोमेश्वर महादेवन भी बुलाते हैं। सोमेश्वर जी, आपका स्वागत है अलबेलो राजस्थान में। खम्मा घड़ी राजस्थान। खम्मा घड़ी सा। और अंकित, आज हमारे साथ इतने अच्छे सिंगर हैं, ये वर्सेटाइल सिंगर है, तो मुझे लग रहा है संगीत के बारे में हम भी थोड़ा बहुत जान लेंगे, कुछ समझ लेंगे। और सोमेश्वर, सुबह का जो समय होता है वो ईश्वर आराधना के लिए बहुत अच्छा होता है। और हमारे जो प्रथम पूज्य भगवान गणपति है, उनकी अगर वंदना के साथ आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें तो अंकित, मुझे लग रहा है कार्यक्रम भी बहुत अच्छा हो जाएगा। जी सोमेश्वर। बिल्कुल प्रज्ञा मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने स्टूडियो में मुझे यहाँ पर बुलाया, दूरदर्शन राजस्थान का बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं अपने आराध्य देव बालाजी महाराज को याद करना चाहूँगा। अतुलित बलधामम हेमशाला बदेहम धनुजमन कृशानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम दिशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। हमारे सबसे प्रथम पूज्य जो हैं वो हैं गणपति महाराज, और एक बहुत ही प्यारा गणपति भजन रहा है मेरा, एक गणपति वंदना रही है। उसका एक मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। बिल्कुल। गौरी सुता अलम पता रुद्र प्रिय एक दंत गणाध्यक्ष हे महामहे। गौरी सुता अलम पता रुद्र प्रिय एक दंत गणाध्यक्ष हे महामहे। प्रथम पूज्य गणपति बप्पा मोरया मेरे बप्पा मोरया। तेरे भक्त झूम कर कहें सर्व सिद्ध सिद्धि प्रिय वक्रतुंड महाकाय गजानना हे महामहे। सर्व सिद्ध सिद्ध प्रिय वक्रतुंड महाकाय गजानना हे महामहे। तू सबका रखवाला, तू सबका रखवाला, सबको है देने वाला, झोल फिर क्यों खाली रहे। विघ्न हरता गणपति बप्पा मोरया मेरे बप्पा मोरया। तेरे भक्त झूम कर कहें सर्व सिद्ध सिद्ध प्रिय वक्रतुंड महाकाय गजानना हे महामहे। बहुत सुंदर। प्रथम पूज्य गणेश जी की वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई है अंकित जी। सोमेश्वर, आप एक बहुत ही मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी हैं। आप एक सिंगर हैं, प्रोड्यूसर हैं, लिरिक्स भी हैं, कंपोजर भी हैं। कहाँ से इसकी शुरुआत हुई? अगर सिंगिंग की हम बात करें तो कहाँ से इसकी शुरुआत हुई? देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा अंकित कि मैं बहुत छोटा था। 4th क्लास से हम लोगों ने ये शुरुआत करी। एक म्यूज़िक का जो मेरा सफ़र रहा वो 4th क्लास से स्टार्ट हुआ। वैसे तो बचपन से मैं जो फादर के गाइडेंस में रहे, क्योंकि प्रथम गुरु मेरे रहे वो मेरे पिताजी रहे। क्योंकि वो भी बहुत अच्छे क्लासिकल उन्होंने ट्रेनिंग ली और क्लासिकल बैकग्राउंड के उनके रहा है। उनकी आवाज़ बहुत भारी थी और बहुत अच्छी आवाज़ थी। तो स्वास्थ्य निदेशक भी रहे वो। तो वैसे उनका जो काम था वो एकदम अलग था, लेकिन उनका जो रुझान था वो संगीत के प्रति, संगीत प्रेमी बहुत थे। तो उन्होंने कहा कि सोमेश्वर, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, आप भी ये सीखो, क्योंकि मैंने भी सीखा है। तो अगर इंटरेस्ट लगता है और तुम्हारी आवाज़ अच्छी है तो मुझे लगता है कि तुम इसमें काफ़ी कुछ कर सकते हैं। तो 4th क्लास में मैंने ये प्रारंभ किया। मुझे हमारी एक गुरु थी शालिनी मैम, उन्होंने हमें सिखाया
नोज के पब्लिक स्कूल हमें एक स्कूल था, वहाँ पे हम गंगानगर में रहते थे, तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई, एक संगीत का करियर स्टार्ट हुआ। तो मुझे लगता था मैं बीच बीच में बंक मार के क्लास से और चला जाता था, म्यूजिक 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 सारे टाइम ऐसा लगता था कि यार म्यूजिक मेरे लिए एक जिंदगी बन चुका था, और एक वो जीने का जो होता है ना जज्बा कि हाँ म्यूजिक से मुझे मिलता था वो। तो मैं बोलता था कि मैम ये प्लीज़ आप मुझे कुछ ना कुछ राग जो होती हैं उसमें वो सिखाएं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा रुझान था। तो वहाँ से मैंने धीरे धीरे करियर की शुरुआत की। 5 साल में कंसेक्यूटिवली सोलो सिंगिंग कंपटीशन में मैं फर्स्ट रहा। तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ ना कुछ इसमें करियर मुझे लगता है कि हो सकता है। सारे दोस्त कहते थे कि तू बहुत अच्छा गाता है, तू इसमें कुछ कर। उस टाइम एक बचपन में कुछ पता नहीं होता कि आपको क्या करना है, क्या आपको कहाँ पर ले जाएगी ज़िंदगी, लेकिन ठीक है हम करते रहे, क्योंकि पापा के ट्रांसफर्स भी जगह जगह पे रहे, तो गुरु भी अलग अलग मिलते रहे। जी सोमेश्वर, आपने अभी गुरु की बात की है। कहते हैं गुरु बिन मिले न ज्ञान, ज्ञान बिन हृदय सूना, और संगीत तो समंदर है। अगर हम संगीत को सीखना चाहते हैं, संगीत की बारीकियों को जानना चाहते हैं, तो हमें गुरु से शिक्षा दीक्षा लेनी होती है। आपने बात की कि हम आपके प्रथम गुरु रहे आपके पिताजी, उसके बाद आपको किन किन गुरुओं का सानिध्य मिला और किन किन से आपने शिक्षा ली? जी मेरे एक्चुअल में बहुत गुरु रहे हैं, क्योंकि पापा का ट्रांसफ़र जगह जगह पे रहा। वो एक गवर्नमेंट सर्वेंट थे और बेसिकली उनके स्वास्थ्य विभाग में थे। तो अब होता क्या है कि अब कहीं ना कहीं आप जैसे म्यूजिक से जुड़े हुए हो, तो कहीं ना कहीं आपको गुरु अपने आप खींच लेता है। तो मेरे भी अलग अलग जगह पर गुरु रहे, लेकिन शिक्षा जैसे जैसे मैं ट्रांसफ़र होते गया, मुझे कहीं ना कहीं से घाट घाट का पानी मैं पीता रहा। क्योंकि अब वो चीज़ें होती हैं कि हर का जॉनर अलग होता है, हर गुरु का सिखाने का तरीका अलग होता है, और आप देखते हैं कि संघर्ष तो हर के जीवन में है। और सबसे पहले ये था कि अगर आपने शिक्षा ले ली है म्यूजिक की, तभी आप आगे इसमें बढ़ पाएंगे। तो मुझे जो गुरु मिले, प्रथम मैंने बताया जैसे कि मेरे प्रथम गुरु मेरे पिताजी ही थे। उसके बाद मुझे जो स्कूल्स में अलग अलग जगह पे शिक्षा मिली, फिर मेरे गुरु रहे। तो अब जहाँ जहाँ पे हमारे ट्रांसफर होते गए, वहाँ वहाँ गुरु रहते गए। क्या बात है। कहीं ना कहीं प्रज्ञा, इनको बहुत सारे गुरुओं का आशीर्वाद मिला, और कहीं ना कहीं वो क्रिएटिविटी इनके काम में दिखती भी है। पहला स्टेज परफॉर्मेंस याद है सोमेश्वर? क्योंकि कहीं ना कहीं पहला स्टेज परफॉर्मेंस ऐसा होता है जिसमें थोड़ी सी हेजिटेशन होती है, और लाइफ का कहीं ना कहीं ट्रैक भी डिसाइड करता है। याद है पहला स्टेज परफॉर्मेंस कहाँ रहा? बिल्कुल। वैसे तो पहला स्टेज परफॉर्मेंस मेरा रहा है करणपुर में, जो राजस्थान में ही है, गंगानगर के आगे है। तो वहाँ पर रहा मेरा पहला परफॉर्मेंस। उस वक्त मैं एकदम ऐसा प्रेजेंट हुआ करता था, थोड़ा सा स्टेज फियर था, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो स्टेज फियर पता ही नहीं कहाँ चला गया, कि वो स्टेज फियर ही गायब होता चला गया, क्योंकि इसमें मुझे इंटरेस्ट आने लगा। तो पहला स्टेज परफॉर्मेंस मुझे आज भी याद है। पापा ने मुझे गाइड किया, जैसे मैंने बताया 4th क्लास में मेरा सोलो सिंगिंग कॉम्पिटिशन था, और मैं वहाँ पर गया। तो वहाँ पे मुझे लगा, पापा कहते कि तू कुछ कर रहा है क्या सोलो सिंगिंग में, क्योंकि तुझे थोड़ा बहुत मैंने बताया था, तुझे मोटिवेट किया था, तो तुम्हें बढ़ना चाहिए आगे। तो मैंने कहा चलो आप बोल रहे हैं तो मैं उसमें पार्ट ले लेता हूं। तो मैंने पार्ट लिया, और बाई चांस ऐसा हुआ कि उस वक्त बहुत अच्छे अच्छे सिंगर्स आ गए, क्योंकि फर्स्ट कंपटीशन में इतना ज़्यादा कंपटीशन आपको मिल जाए तो आप एकदम से घबरा जाते हो। लेकिन मुझे ऐसा रहा कि पापा ने कहा कि मेरा एक लाइफ से जुड़ा एक गाना है, वो आपको बेसिकली मैं सुनाता हूँ, और वो मैंने बेसिकली वो गाया, और उसके बाद वो मुझे प्रथम स्थान। कौन सा वो गाना था सोमेश्वर जो आपने उस टाइम पे गाया था? वो तुतलाती सी आवाज थी और बहुत खूबसूरत सा परफॉर्मेंस रहा होगा। क्योंकि एक बच्चे की आवाज होती है और आज थोड़ी मैच्योर आवाज में बहुत फर्क होता है। बहुत पतली आवाज थी मेरी। उसमें पापा ने मुझे सिखाया था, संसार की हर शय का इतना ही फसाना है, एक धुंध से आना है, एक धुंध में जाना है, क्या जाने कोई किस पल किस मोड़ पर क्या बीते, इस राह में ऐ राही हर मोड़ बहाना है। तो ये वाला गाना, और इस गाने में जीवन की सच्चाई को भी बखूबी बताया है। जी बिल्कुल। तो आपने बताया कि क्लासिकल सिंगिंग आपने सीखी थी और आपके पिताजी से आपने सीखी थी, और अंकित कहते हैं कि संगीत की बहुत सी विधाएं हैं जिनमें क्लासिकल सिंगिंग भी बहुत खूबसूरत विधा है। तो उस क्लासिकल सिंगिंग का कोई गाना अगर आपके जहन में हो तो वो हम सुनना चाहेंगे। बिल्कुल। गाना बहुत रहे हैं, क्योंकि मेरे जो आइडल रहे हैं
वैसे तो किशोर दा हैं जिनकी एकदम खुली आवाज़ थी और क्लासिकल में अगर आप बात करें मोहम्मद रफ़ी साहब, मन्ना डे साहब बहुत थे। तो अब बेसिकली एक बहुत प्यारा एक गाना है जिसमें एक गाना है एक आपका यशुदास का गाना है चिच्चोर का। जब दीप जले आना, जब छाँव ढले आना, संकेत मिलन का भूल न जाना, मेरा प्यार ना बिसराना। जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना। क्या बात। मैं पलकन डगर बुहारूंगा, तेरी राह निहारूंगा। मैं पलकन डगर बुहारूंगा, तेरी राह निहारूंगा। संकेत मिलन का भूल न जाना, मेरा प्यार ना बिसराना। जब दीप जले आना, क्या बात है, क्या बात है। जब छाँव ढले आना। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत खूब। नीरेगा रेगा मगरे सानी पापा मारेगा सानी सागा पामा पा। क्या बात है सोमेश्वर, लिटरली हम फैन हो गए दोनों, मेरा मन ही नहीं करा कि इनको मैं रोकूं। बिल्कुल बिल्कुल सोमेश्वर, आपने ना ही राजस्थान का नाम रोशन करा है हिंदुस्तान में, बल्कि पूरे विश्व में आपने अपना राजस्थानियों का नाम बहुत ही रोशन करा है। और प्रज्ञा, तुम्हें पता है हमारे राजस्थानियों का नाम सोमेश्वर ने अयोध्या में भी नाम रोशन करा है। इस स्टोरी के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, कैसा एक्सपीरियंस रहा वो? अयोध्या का बड़ा एक रोचक किस्सा रहा मेरे साथ लाइफ में कि वो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। क्योंकि जैसे आपने बताया बिन गुरु ज्ञान कहाँ, तो और मैंने जैसे बोला कि आपको जहाँ भी चले जाते हो आपको कहीं ना कहीं ऐसा संस्कार ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको गुरु अपने आप खींच लेता है अपनी तरफ। तो यहाँ पर हमारे जो रामानंद मिशन संप्रदाय के जो गुरु रहे हैं, जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी महाराज हमारे गुरुदेव हैं। और बेसिकली उनकी यहाँ पर सालासर में वो आए हुए थे, उनकी राम कथा चल रही थी। तो हम लोग गए वहाँ पर और मुझे ऐसा था कि मुझे बहुत एक होता है ना कि अंदर से कि एक गुरु से मिलना है, एक गुरु के दर्शन करने हैं, तो उनसे कुछ ना कुछ एक अच्छी सीख भी मिलेगी। तो उनका एक जो दिल से जो जुड़ाव था वो पता नहीं वो एक ऐसा हुआ कनेक्शन कि उन्होंने वहाँ पर मुझे बुलाया और स्टेज पे मैंने बताया कि मैं ऐसे गायक कलाकार हूँ छोटा सा, और एक ऐसे ऐसे सरदार शहर चूरू से हूँ मैं, और इस शेखावटी साइड के ही उसमें रहा हूँ मैं, और बाद में मैं बीकानेर रहा क्योंकि मेरे फैमिली वहाँ पे रही। तो अब बेसिकली होता क्या है कि अब जैसे गुरु ने आपको खींच लिया अपनी तरफ, तो वहाँ पर आपको उन्होंने बोला कि एक अगर आप गायक कलाकार हैं तो एक भजन सुनाए। तो मैंने उनको भजन सुनाए वहाँ पर। तो उन्होंने कहा कि आपकी तो आवाज़ बहुत अच्छी है, आपको तो ऑलरेडी गॉड गिफ्टेड हैं आप। तो मैंने कहा महाराज जी अगर आपका इतना आशीर्वाद मिल गया है तो आगे और अच्छा होगा। तो कहते कि आप हमारे आश्रम में आए, चित्रकूट आश्रम में। तो चित्रकूट उनका कांच मंदिर चित्रकूट आश्रम है वहाँ पर, और चित्रकूट धाम है उनका। वहाँ पर हम गए और मुझे नहीं पता था वहाँ पर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी भी आए हुए थे। और वहाँ पर ऐसा रहा कि मैं अपनी माता श्री को लेके गया था वहाँ पर। तो मैं देखते ही एकदम ऐसा हो गया कि यार यहाँ पे इतनी भीड़ क्यों है, इतना मतलब पुलिस है और पूरी ऐसा मैं एकदम से ऐसा हुआ आश्चर्यचकित कि भाई ये हुआ क्या। तो उन्होंने बताया कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी आज आए हुए हैं और अगर आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, थोड़ा प्रोटोकॉल है तो उसमें आपको, लेकिन महाराज जी आपसे मिलना चाहते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। तो महाराज जी के पास गया मैं। महाराज जी ने बोला कि सोमेश्वर आप बहुत अच्छा गाते हैं, आप कुछ और भजन आप मुझे सुना सकते हैं। पिछली बार आपने मुझे सालासर में सुनाया था, तो इस साल आप कुछ नए, कुछ अगर आपके पास कुछ भजन है या कुछ। मैंने कहा बिल्कुल मेरे पास भजन है और आप पे लिखा हुआ भजन है। अरे वाह। तो कहते कि मेरे पे लिखा हुआ है क्योंकि उनका एक बहुत सिद्ध किया हुआ मंत्र है नमो राघवाय।
क्या जी, बात। तो जी। उस पर मैंने उनके लिए एक भजन बनाया था और वो मैं बना कर लेके गया था। तो बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा हुआ, चांस मिला मुझे कि वो नमो राघव उन्होंने मुझसे सुना और मुझे वो गले से लगा ली। क्या अरे बात। वाह। तो मुझे इतना बड़ा आशीर्वाद मिला, उनका सानिध्य में मैंने रहा, कम से कम 2-3 दिन वहाँ पर रहा और उन्होंने कई शिक्षाएं दी मुझे और बताया, क्योंकि वो खुद भी बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छी राम कथा के भजन भी गाते हैं वो राम के, और समर्पित हैं वो राम लला के प्रति बिल्कुल। और राम लला की ही पूजा करते हैं। तो मेरा वो एक ऐसा आशीर्वाद रहा उनका कि उन्होंने कहा कि एक हमारा अयोध्या में बहुत बड़ा इवेंट है, आपको वहाँ पर आना है। और मैंने उस टाइम, मुझे कुछ नहीं पता था कि अयोध्या इवेंट क्या है और अयोध्या में क्या होने वाला है, लेकिन क्योंकि बाद में मुझे पता लगा कि एक भव्य नगरी का रूप ले चुकी है अयोध्या। और उसमें ऐसा हुआ कि मैं गया वहाँ पर, अयोध्या भी मैं पहुँचा, लेकिन मेरे पास इनविटेशन जो उन्होंने दिया था वो उनके उत्तराधिकारी जी ने दिया था, रामचंद्र दास जी महाराज आचार्य हैं, जिनकी अभी चादर पोशी हुई है वृंदावन में। तो अभी हुआ ये कि उन्होंने ये मुझे बुलाया वहाँ पर, तो उन्होंने कहा आपका घर का कार्यक्रम है, आपको तो आना ही है, तो आपको कोई इनविटेशन की तो जरूरत है नहीं। तो मैंने कहा महाराज जी ने याद किया था, तो आपको तो हमें इनविटेशन देकर हम, बल्कि ऐसा होगा हमें छोटा महसूस होगा, उन्होंने बुला लिया तो वही सब कुछ है। तो मैंने कहा ठीक है चलो आता हूँ मैं। फिर मैं पहुंचा 11 तारीख को, 12 तारीख को हम लोग 12 तारीख को हम पहुंच गए थे रामलला प्राण प्रतिष्ठा से 10 दिन पहले। अच्छा। और हुआ ये कि हम जब मुझे पता लगा कि वहाँ पे रामलला प्राण प्रतिष्ठा है और सिर्फ 7,000 सेलिब्रिटीज हैं और कोई नहीं होगा वहाँ पर, तो मैंने कहा कि ये तो बहुत बड़ा इवेंट होगा मेरे लिए। और एक मैं राजस्थान का रिप्रेजेंटेटिव भी था और राजस्थान से गया था, तो मेरे लिए एक तरह से एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी। तो मैं वहाँ पर पहुँचा तो वहाँ पे कोई नहीं था, मतलब एकदम सुनसान सड़क पर मुझे बस ने रोका। तो वहाँ पर रात को कोई नहीं था और वहाँ पर मैं आसपास देखूं, अब मैं जाऊं कहाँ, क्योंकि मुझे कहीं नहीं पता था कि जाना कहाँ है। लेकिन एक आशीर्वाद होता है जैसे गुरु का, वहाँ पर पहुंचा मैं रात को। देखते हुए मैंने, पुलिस वाले बहुत थे वहाँ पर, मैंने पूछा कि भाई वो भद्राचार्य जी का आश्रम कहाँ है, तो वहाँ पर आप मुझे पहुँचाएं। तो कहते हैं आप ऐसे 1-2 किलोमीटर पैदल चलें, उधर से राइट मुड़ें, उसके पुल के नीचे जाएं और 2 किलोमीटर और आगे। मैंने कहा ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, एक परीक्षा थी वो मेरे लिए। तो मैं आगे गया, वहाँ से मैं राइट मुड़ा, पुल क्रॉस किया और उसके बाद फिर मुझे लगा कि यार मैंने महाराज को याद किया। जैसे ही मैंने महाराज को याद किया, आप यकीन नहीं करेंगे 2 किलोमीटर बाद मैं थक गया था। तो वहाँ पे एक उन्हीं के सेवक जो थे, जो उनके सेवा में रहते हैं, वो मिले मुझे कि अरे सोमेश्वर जी आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। मैंने कहा मैं तो आ गया, आपने आदेश किया था और मैं यहाँ पहुँच गया, तो आप मुझे बताएं कि क्या करना है, कहाँ जाना है, क्योंकि मुझे तो नहीं पता एकदम इस अंधेर गुप्त नगरी में। हालांकि ये बहुत भव्य दिख चुकी है, एकदम चेंज हो चुका है वहाँ का। तो कहते कि आप आगे आए मेरे साथ, तो मैं आपको लेके चलता हूँ। वहाँ पे उनकी एक टेंट सिटी उन्होंने बना रखी थी, बहुत भव्य। वहाँ पर मुझे ठहराया गया। वहाँ पे सारे बड़े बड़े जो भी हमारे महापुरुष युग गुरु हैं वो सब लोग थे, जगत गुरु हैं वहाँ पे, सही कई सारे ऋषि मुनि भी आए हुए थे। तो मैंने कहा कि ये तो बहुत बड़ी बात हो गई कि एक संतों के बीच में एक आशीर्वाद इतना अगर मिल रहा है, तो एक अयोध्या का एक बड़ा इवेंट हो रहा है, तो वो एक अलग आशीर्वाद के रूप में वो आशीर्वाद मिले जा रहा था। तो मैंने कहा कि यार ये तो बहुत अच्छी चीज़ हो रही है मेरे साथ। तो मैं अंदर गया टेंट सिटी में मुझे वहाँ पे रुकवाया। वहाँ पे अलग अलग उन्होंने बताया कि यहाँ पे ऐसा ऐसा ये पूरी व्यवस्थाएं हैं। व्यवस्थाएं बहुत अच्छी कर रखी थी उन्होंने, कहाँ पे क्या पानी है, गर्म कहाँ है, क्योंकि सर्दी बहुत थी उस टाइम, जनवरी का। तो उसके बाद हम क्या करें कि उन्होंने मुझे, अब मैंने देखा कि मेरा मोबाइल खो गया। अच्छा। मेरा जो संपर्क यंत्र है वो खो गया है। अब मैं किससे संपर्क करूं, क्योंकि मेरे सारे नंबर उसमें थे। और पता लगा कि मेरा जो दूसरा मोबाइल था, मैंने उस पे घंटी मारी तो एक आदमी ने उठाया, कहते साहब ये तो बस में छूट गया आपका। तो वो भी एक तरह से परीक्षा थी। तो वहाँ पर मैं, वहाँ से गोरखपुर चला गया है वो, और वहाँ से फिर मैंने अपने सीएम हेल्पलाइन से कॉल करके, और वो मतलब एक परीक्षा होती गई मेरी एक अयोध्या की, क्योंकि मैं जैसे ही उतरा था वहाँ पर, तो वहाँ पे मैंने मिट्टी को छुआ, क्योंकि वो एक अयोध्या एक अपने आप में पवित्र भूमि है, वहाँ पे रग रग में राम सीता बसे हुए हैं। तो मैंने कहा कि इसके एक इससे बड़ा आशीर्वाद क्या होगा कि आज इतना बड़ा मुझे वो एक मिला है आशीर्वाद।
तो मैंने कॉल किया तो उन्होंने भी, हेल्पलाइन ने भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड किया और उसके बाद मुझे वो मोबाइल दिलवाया। लेकिन उन्होंने कहा कि आपको मोबाइल लेने खुद ही आना पड़ेगा। मैंने कहा अब महाराज जी की तो अभी आदेश हुए नहीं है तो मैं उनसे बिना पूछे कैसे जाऊं। लेकिन हम कैसे भी करके निकल गए। वहां से निकल के हम गोरखपुर पहुंचे बस करके, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था, 5-6 बजे बस मिले ना मिले, 1 घंटे तक खड़े रहे, वो भी एक परीक्षा थी। तो हम पहुंचे गोरखपुर और वहां से हमने लिया वो मोबाइल और फिर वापस हम लोग आए, फिर आशीर्वाद लिया महाराज जी का। फिर महाराज जी ने बोला कि सोमेश्वर आज एक इवेंट है हमारा, क्योंकि उनका 75वां जन्मोत्सव था, जो अमृत महोत्सव का नाम दिया गया उसको। और वहाँ पर सारे पंडाल में जितने भी सेलिब्रिटीज आए थे वो पहले आते थे और फिर राम मंदिर पहुँचते थे। तो इस टाइप का वो पूरा कार्यक्रम था। मैं उसमें कई सोशल मीडिया पे मैं लाइव भी रहा, सबको दिखाया यहाँ पे, क्योंकि एक बहुत अच्छा इवेंट था, अपने आप में एक अच्छी अनुभूति हो रही थी। तो वहाँ पर मैंने एक जब मैं गया पहुंचा इवेंट पे, बहुत बड़ा राम मंदिर का एक उन्होंने भव्य पंडाल का सेटअप कर रखा था, जिसपे राम मंदिर का एक बहुत बड़ी लाइटें वगैरह लगा के बहुत अच्छा, और उसके सामने उनकी गद्दी थी महाराज जी की। तो महाराज का आदेश हुआ कि सोमेश्वर यहीं आपको परफॉर्म करना है। मैंने कहा महाराज आप क्या बात कर रहे हैं कि परफॉर्म तो आपने बोला, तो मैं तो आपके लिए आया हूँ, मैं तो परफॉर्म करने नहीं आया हूँ। कहते नहीं, आपको मैंने बोला था आज आपको अयोध्या में इवेंट करवाना का है तो आपको इवेंट करवाएंगे और शुरुआत आप ही करेंगे। क्या बात। मैंने कहा ये बहुत बड़ा आशीर्वाद उनसे मिला। तो ये वाला जो गणपति वंदना है, उससे मैंने गणपति वंदना का जो रामलला अमृत महोत्सव 75वां जो उनका जन्म उत्सव था महाराज जी का, उससे मैंने ये शुरुआत की। और ये बहुत अच्छा आपके साथ एक्सपीरियंस हुआ, इतने बड़े बड़े गुरुओं को आपको आशीर्वाद मिला है। और वो जो आपने भजन गाया था ओम राघवाय नमः, वो हम सुनना चाहेंगे, क्योंकि वो बहुत प्रसिद्ध भी हुआ था। और जब राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी उस वक्त वो चल भी रहा था। बिल्कुल। तो नमो राघवाय के बाद अवध में आज दिवाली मेरा चला था एक, जो काफी फेमस हुआ। और मुझे नहीं पता था कि वो कैसे फेमस हुआ, लेकिन हुआ, लोगों ने सुना और लोगों ने कहा, जिसको भी मैंने बोला अवध में आज दिवाली, अच्छा वो आपने गाया। तो एक अच्छा एक अनुभूति होती है अपने आप में, वो भी एक आशीर्वाद था महाराज जी का। तो उन्होंने वहाँ पर अवध में आज दिवाली भी बोला। उनके लिए मैंने जो भजन बनाया था महाराज जी के, वो डिफरेंट था, नमो राघवाय। और अवध में आज दिवाली दूसरा भजन था मेरा। और नमो राघवाय के बाद उन्होंने मुझसे अवध में आज दिवाली जो गाना था वो सुना। भजन भी बोल सकते हैं इसको, एक रिलीजियस गाना भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये एक मेरे मामा ने लिखा था, बहुत ही अच्छा। विकास शर्मा विक्स का मेरे मामा हैं, तो उन्होंने लिखा है, क्योंकि वो मेरे लिए गाना ज्यादा लिखते हैं। और उन्होंने मुझे पापा के जाने के बाद काफी सपोर्ट भी किया। तो पापा देवलोक हुए 2020 में, और उसके बाद मैं एकदम टूट चुका था। तो मुझे लगा कि अब संतों का आशीर्वाद ही मेरे लिए सब कुछ बड़ी बात है, और उनका आशीर्वाद तो हमेशा साथ रहेंगे, और वो हमेशा साथ हैं ही। तो उनके आशीर्वाद से मुझे एक ये भजन जो है अवध में आज दिवाली है, वो गाने हम जरूर सुनना चाहेंगे। मौका भी है, दस्तूर भी है, और इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है। बिल्कुल। तो उसमें हुआ ये कि मैं वहाँ पे स्टेज पे गया और मैंने वो गाना गाया। वो ऐसा था, सुमन वृष्टि नभ संकुल, भवन चले सुख कंद, क्या बात। चढ़ी अटारिनी देखही, नगर नारी नर वृंद। बहुत सुंदर। नारी कुमुदनी अवध सर, रघुपति बिराद निदेश, अस्त भया बिगसत भई, निरखी राम राकेश। क्या बात। सिया राम 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 राम, सिया राम 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 राम, सिया राम 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 राम, सिया राम 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 राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। प्रभु की सवारी आज अवध में पधारी, प्रभु की सवारी आज अवध में पधारी। दीप जलाओ और करो रे तैयारी, दीप जलाओ और करो रे तैयारी।
महल दु महलों से झांके नर नारी, सिए संग आए मेरे अवध बिहारी। देखें पल पल महल से हलचल, देखें पल पल महल से हलचल। तीनों माता मांगे मंगल, तीनों माता मांगे मंगल। नगर नगर में बटे मिठाई, चले पटाखे मिले बधाई। थाल लिए आरती उतारे, आए हैं मेरे रघुराई। छटा ये निराली है, आज दिवाली है। अवध में आज दिवाली है। जय जय राम जय जय सिया राम, जय जय राम जय जय हनुमान। जय जय राम जय जय सिया राम, जय जय राम जय जय हनुमान। साथ लखन है और हनुमान, क्या बात। राम हृदय भय दोनों समाना। क्या बात बहुत सुंदर। और अंकित, मुझे ध्यान है जब अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो पूरे देश में दीपावली मन रही थी। घरों के बाहर रंगोली मांडने बनाए गए थे और जैसा आपने बोला दीपावली मनाई गई थी। और आपने बोला स्टेज परफॉर्मेंस की बात की थी कि वहाँ आपने स्टेज पे परफॉर्म किया और ये स्टेज परफॉर्मेंस यही नहीं रुका, बहुत बड़े प्लेटफॉर्म्स तक गया और उन प्लेटफॉर्म पर आपने अपना नाम, राजस्थान का नाम रोशन किया। उस बारे में बताएं। आपने बहुत बड़े संगीत के प्लेटफॉर्म्स पर आपने परफॉर्म किया है। कैसा रहा ये सफ़र, कैसे स्टार्ट हुई ये जर्नी और कहाँ तक आपकी जर्नी पहुँची फिर? देखिए, हुआ ये कि आपको मैंने बताया कि मेरा 4th क्लास से, 4th स्टैंडर्ड से, 4th ग्रेड से मेरा स्टार्ट हुआ ये सफ़र। और धीरे धीरे मैं जैसे बता रहा था कि मैं सोलो सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेता गया, जो स्कूल्स कॉम्पिटिशन्स होते थे। तो उन्होंने मुझे हर इवेंट में, जो भी इवेंट हुआ करते थे स्कूल में, तो वो मुझे ढूंढते थे लोग कि भाई वो सोमेश्वर कहाँ पर है, उसको इस इवेंट में होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं एक तरह से उस टाइम मैं स्कूल को भी रिप्रेजेंट करने लग गया था, क्योंकि हर इवेंट में उनके पास एक प्राइज लेकर आता था मैं, तो उनका भी नाम होता था। तो उन्होंने कहा कि चलो ये तो बहुत अच्छा है सोमेश्वर, आप तो बहुत अच्छे काबिलियत है आपकी तरफ और आपके पास, तो आप एक बार काम करें कि आप 7th क्लास में आपका एक इवेंट हुआ जिसमें भारत विकास परिषद ने हमें बुलाया गया और उसमें मैंने राजस्थान को रिप्रेजेंट फर्स्ट टाइम किया नेशनल लेवल पे। अच्छा। तो हमारा पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल कंपटीशन हुआ भारत विकास परिषद का, एक ग्रुप सिंगिंग कंपटीशन था। हम सुबह 4 बजे जाते थे और एक ब्रह्म मुहूर्त में हम लोग रियाज करते थे और रियाज करके हम, हमारे जो शालिनी जैसे जो मैम थी, हमारी गुरु थी, सबसे पहले गुरु वो ही रहे हमारे। तो उसमें उन्होंने ये बोला कि आपको सुबह जो रियाज होता है वो बहुत आपका आगे आपको काम देगा, तो आपकी एक तरह से आवाज भी आपकी उसी टाइम बनती है। तो उस टाइम धीरे धीरे रियाज हम स्टार्ट करते गए और बोलते गए। और उसमें हुआ ये कि मैं 7th क्लास में, 7th जो मैं स्टैंडर्ड में था, तो हमें भारत विकास परिषद से नेशनल लेवल सिंगिंग कंपटीशन में पार्ट लेने का मौका भी मिला। वहाँ पर मुझे सबसे पहले वो हुआ कि उसके बाद हम लोग आगे गए और उसके बाद हम इसके बाद कॉम्पिटिशन्स होते गए और मेरा सुर एक कॉम्पिटिशन था वो मैंने जीता। क्या बात, ऐसे कॉम्पिटिशन्स होते गए। बहुत बढ़िया। लेकिन प्रज्ञा, कंपटीशन पे तो गए ही गए, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स इन्होंने जीते हैं और ना ही नेशनल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स भी इन्होंने काफ़ी कवर करे हैं। तुम्हें पता है प्रज्ञा, सोमेश्वर जो है वो राजस्थान विधानसभा में भी परफॉर्म कर चुके हैं। तो राजस्थान आर्टिस्टों के लिए आपने बहुत सारा काम करा है। इस एक्सपीरियंस के बारे में जानना चाहेंगे कि कैसा परफॉर्मेंस रहा राजस्थान विधानसभा में जो आपने दिया, उसके बारे में जानना चाहेंगे। बिल्कुल, एक राजस्थान विधानसभा का भी मुझे नहीं पता था कि इसमें भी कॉम्पिटिशन, ऐसा कॉम्पिटिशन नहीं था, वो एक कार्यक्रम था। जो सेवानिवृत्त हुए थे कई ऑफिसर्स, उनका कॉम्पिटिशन नहीं था, वो बेसिकली उनका एक सेवानिवृत्त का एक कार्यक्रम था। तो उसमें मुझे बुलाया गया
गया और उसमें मुझे इनवाइट किया गया। उसमें भी एक भव्य कार्यक्रम था वो, और उसमें सभी जो विधानसभा के जो कार्यकर्ता होते हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, वो सब लोग आए हुए थे। और वहाँ पर मुझे बोला गया कि आपकी आवाज़ है तो आप गिटार लेके आप कोई भी हमें अगर गाना सुना दे। तो वहाँ पे भी एक मौका मिला। वो भी एक तरह से मैं कहूँगा कि एक गुरु के दिया हुआ निर्देश था, वो एक संस्कार थे कि वहाँ तक मैं पहुँच पाया। और वहाँ पर मैंने परफॉर्म किया था, कैलाश खेर दा का गाना है बहुत अच्छा, तो वो मैंने बहुत अच्छा एक परफॉर्म कोशिश की मैंने जितना अच्छा, क्योंकि वहाँ पे कोई विधानसभा में कोई ऐसा तो होता नहीं कि बहुत प्रॉपर आपको माइक मिले, तो वहाँ पे डाइस वाला ही माइक था। मैंने वहीं पे अपना गिटार को रख के और वहाँ पे ही मैंने गाना गाया, और उसमें भी इतना अच्छा था कि राजस्थान विधानसभा जो सेक्रेटरी थी उन्होंने मुझे फेलिसिटेट किया। क्या बात बहुत है, अच्छा। और अंकित सोमेश्वर राजस्थान से है, और राजस्थान की संगीत की बहुत ही अलग बात है। जब संगीत के सुर कान में घुलते हैं तो अलग ही सुकून देते हैं। राजस्थान की मिट्टी से आप जन्मे हैं और राजस्थान के संगीत को भी आपने बखूबी सुना भी है, गाया भी है और समझा भी है। और राजस्थान की एक शैली है मांड गायकी, जिसमें भी आप पारंगत है। तो मांड गायकी की बारीकी हम यहाँ सुनना चाहेंगे, क्योंकि राजस्थान है, राजस्थान का कार्यक्रम है, अलबेलो राजस्थान है, तो आपके मुंह से सुनना चाहेंगे। बहुत अच्छी बात कही है प्रज्ञा मैम आपने, क्योंकि मांड एक ऐसी कला है जो कहीं ना कहीं विलुप्त होती जा रही है, क्योंकि लोक कलाएं ऐसी कई रही हैं हमारी जो बहुत अच्छी रही हैं। अल्लाह जिलाबाई थे हमारे बीकानेर के थे, तो उन्होंने ये जो मांड का था बहुत अच्छा उनका था, तो उसके ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। उसको हमने मॉडिफिकेशन भी किए हैं कई रागों में, रंगीलो राजस्थान से भी हमने उसको जोड़ा है। तो वो एक मांड गायकी है जो वो बहुत अच्छी अपने आप में बहुत प्यारी राग है। और वो जो लोक कलाकार हैं, लंगा कम्युनिटी है, मंगनियार कम्युनिटी है, वो भी बहुत अच्छा उनका एक सुर होता है। लेकिन मैंने उसका मॉडिफिकेशन करके रंगीलो राजस्थान में मिक्स करके मांड को एक बनाया है, तो आपको मैं वो सुनाना चाहूंगा कुछ। तो उसमें ऐसा है केसरिया बालम आवो नी पधारो भारे देश रे, पधारो भारे देश, पधारो भारे देश रे, पधारो भारे देश। क्या बात। भूरी भूरी रेत काजी टीबा अंत ना पार, भूरी भूरी रेत काजी टीबा अंत ना पार, बरस्या पाछे में वड़ो जी देखण जोगी बहार माने प्यारो लागे जी, मारो कामण गारो देश माने प्यारो लागे जी, प्यारो लागे जी माने आछो लागे जी, माने चोखो लागे जी, मारो कामण गारो देश माने प्यारो लागे जी। क्या बात है, क्या बात बहुत है, बहुत सुंदर, खूब। बहुत मन करता है प्रज्ञा सुनते ही रहे हैं। बिल्कुल। सोमेश्वर, जैसे कि डिजिटलाइजेशन हो रहा है, हर बच्चे के पास स्मार्टफोन आ चुका है, और कहीं ना कहीं इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री भी बहुत चेंज हो चुकी है। पहले कंपोजिशन में बहुत टाइम बिताया करता था, रिहर्सल्स होती थी, लेकिन वहीं आज हम अगर देखते हैं तो सिंगर्स के साथ रैपर्स भी जुड़ चुके हैं। तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं, जो परिवर्तन आया समय के हिसाब से, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, आपने एकदम सही कहा कि जी, क्योंकि जैसा जैसा मैंने बताया कि हर का जॉनर डिफरेंट होता है, और जॉनर ऐसी चीज़ है कि आपका अलग अलग मूड जैसा होता है। इवनिंग में अलग मूड है, नाइट में अलग मूड है, इवनिंग में अलग मूड है, सुबह सुबह का अलग जैसे राग होती हैं, उन सब की राग की अपनी अपनी एक शैली है, सबका अलग अलग एक
निर्धारित समय होता है हर राग का। तो हमें जैसे जैसे शिक्षा मिलती गई तो हमारा जॉनर भी चेंज होता गया, और लोगों का भी एक ऐसा नज़रिया है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज चेंज हो रही है वैसे वैसे लोगों का भी टेस्ट चेंज होता जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कंटेंट आज भी ऐसी चीज़ है जहाँ पर कंटेंट अभी प्रॉपर चल नहीं पा रहा है, या हमें मिल नहीं पा रहा है, या सुन नहीं पा रहे हैं। लेकिन फिर भी ठीक है, जैसे आप बता रहे हैं कि रैपर्स जो हैं आजकल आ गए हैं, तो रैपिंग भी एक स्टाइल है सिंगिंग का, बहुत छोटा स्टाइल है, लेकिन रैपर्स को सिंगर्स नहीं कह सकते, और है ना, सिंगर्स को रैपर्स नहीं कह सकते। लेकिन रैपिंग एक स्टाइल है जो कि एक वेस्टर्न कल्चर अडॉप्ट किया गया है। तो मैं नहीं मानता कि रैपर जो होते हैं कि कोई, ठीक है, वो आर्टिस्ट हैं, हम हर आर्टिस्ट का एक तरह से तहे दिल से स्वागत करते हैं और हम उनका सत्कार करते हैं, लेकिन रैपिंग एक स्टाइल है जो अपना पार्ट नहीं है, भारत की एक संस्कृति का पार्ट नहीं है। लेकिन स्टिल ठीक है, आज जैसा टेस्ट कल्चर जैसा चेंज हो रहा है, तो हमें यूथ से भी जुड़ना है। तो यूथ से जुड़ने के लिए हमने रैपिंग का भी इस्तेमाल किया अपने प्रोडक्शंस में, और एक मैं रैपर भी बन के सामने आया। क्या बात है, तो एक रैपर में मैंने सबसे बड़ी बात ये देखी थी कि उसमें एक ही बीट पर आपके गाने चलते हैं। बिल्कुल। तो कोई भी एक आपने बीट पकड़ी और उसमें एक आपको लगातार लफ्ज आपको गाने पड़ते हैं। अब ठीक है, कई में आपके वल्गैरिटी ज्यादा हो जाती है, तो वो हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि यूथ हमें इसलिए सुने क्योंकि एक अब भारतीय संस्कृति को अपनाए, हिंदू मान्यता को अपनाए और एक अच्छा काम करे। तो उसके लिए हमने एक रैपिंग सॉन्ग भी निकाला था ताकि यूथ जुड़े, क्योंकि हमारा एक तरह से हमने रिलीजियस कई गाने लॉन्च कर दिए थे, लेकिन लोग जुड़ नहीं पा रहे थे, यूथ जुड़ नहीं पा रहा था। तो हमने एक रैपर मैं बनकर सामने आया और फीचरिंग सिंगर सैम करके मैंने अपना एक टाइटल रखा कि आप एक तरह से मुझे भी सुने, क्योंकि एक तरह से ठीक है आप जा रहे हैं लेकिन आप मुझसे एक बार जुड़े, कनेक्ट हो। तो मैंने एक उस पे कनेक्टिविटी रखी। सोमेश्वर, अंकित की इच्छा है कि वो रैपर सॉन्ग जो आपने गाया लिखा था वो हम भी सुनना चाहेंगे। जी जी बिल्कुल, आप अगर अनुमति दें तो यहाँ पर मैं बिल्कुल सुनाना चाहूंगा। थोड़े से लफ्ज पे आप गौर मत कीजिएगा, लेकिन रैपर है तो एक मैं रैपिंग का बिल्कुल मैं बोलूंगा। तो उसमें ऐसा था कि मैं, उसकी भी एक बहुत अच्छी कहानी है जिसमें, क्योंकि मेरा पहला गाना था, मुझे नहीं पता था कि लिखते कैसे हैं। तो 8 घंटे एक मैं वर्कशॉप पे आप बोलें या गैरेज बोलें, मेरी कार खराब हो गई थी, कार ब्रेक डाउन हो गई थी। तो मुझे कई जगह से रैपिंग तो नहीं था कि एक जगह से गाना सुन रहा है जो अरिजीत सिंह गा रहे हैं जिसमें अरेबिक ट्यून चल रही है, एक जगह से सुन रहा है कि अरेबिक ट्यून चल रही है। तो मैंने कहा कि अगर इस टाइप का अगर कोई कॉम्बिनेशन अगर हो जाए, अरिजीत सिंह और अरेबिक ट्यून, या कुछ बादशाह भी सुन रहा था मुझे बीच में, अलग अलग जो वर्कर्स हैं वहाँ पे अलग अलग अपने मोबाइल में गाने सुन रहे थे। तो वहाँ पर जैसे एक मैंने बताया मैं एक म्यूजिक कंपोजर भी हूँ, तो वहाँ पे मुझे एक अलग अलग बीट्स दिमाग में आई, और खाली बैठे थे तो कुछ यूटिलाइज भी करना होता है, तो मैं कभी भी खाली नहीं बैठता, कुछ ना कुछ करता रहता हूँ, या क्रिएटिविटी कुछ ना कुछ दिमाग में चलती रहती है। तो मुझे लगा कि एक ऐसा गाना बनाया जाए जिसमें बादशाह, अरिजीत सिंह और ऐसे करके सबका मिक्सचर हो, और वो एक ऐसा गाना बना के यूथ से हम जुड़ पाए। तो मैंने एक गाना लिखा, वहाँ पे मैंने स्टार्ट किया, मैं एक बीट ले रहा था कि ओके ऐसा 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 करके मैंने लिखा। उसके लफ्ज ऐसे थे, तैनू देख के दलिए बीट करे लगती तू मुझको स्वीट परे, तैनू फिकर नहीं मेरे प्यार दी, मैनू कर दी रहंदी परेशान तू, करती तू मुझसे डेट कुड़े, पटियाला पैग तो ट्रीट करे, मर जानी झांझर पाकर तू छम 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 करती रहंदी तू। तो ये रैप भी एक विधा है गाने की, लेकिन हम भारतीय हैं तो हम इसको बहुत ज्यादा अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, समय के हिसाब से कहीं ना कहीं परिवर्तन आता है, और कोई इसको कोई अच्छे वर्ड्स भी हैं, बिल्कुल बिल्कुल बहुत सही आपने कहा कि किस तरीके से आप इन गानों को लेते हैं, वो भी एक इम्पोर्टेंट चीज होता है। एग्जैक्टली, तो ये मुझे इसलिए गाना पढ़ा क्योंकि यूथ से जुड़ नहीं पा रहा था, और यूथ जुड़ा मुझे, ऐसा नहीं था कि वो मुझे जुड़ा, तब मुझे लगा कि यार ये चीजें भारतीय संस्कृति की नहीं है। तो मुझे लगा कि जैसा अंकित ने बोला सोमेश्वर कि डिजिटल सब कुछ हो गया है, लेकिन मैं यहाँ आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि हम गुरुओं की बात कर रहे थे, गुरु हमें संगीत की और हर क्षेत्र में हमें गुरु ही शिक्षा देता है, और संगीत की जब हम बात करते हैं तो संगीत की बारीकियों को समझने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। लेकिन आजकल का जो यूथ है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म से भी संगीत सीख रहा है, सोशल मीडिया से भी संगीत को सीख रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे, कितना ये सही है? क्या हम डिजिटली भी संगीत सीख सकते हैं या हमें गुरु की जरूरत है ही? देखिए प्रज्ञा मैम, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है मेरे से, क्योंकि ये चीज़ आजकल क्या टेक्नोलॉजी, जैसे आप बता रहे हैं, एक टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ती जा रही हैं, जो चेंजेस आते जा रहे हैं, अब तो एआई आ गया है, तो बहुत चीज़ें हो चुकी हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आजकल
अब एआई आने के बाद तो अब म्यूजिक कंपोजर और हम लोगों का तो कुछ रोल भी नहीं रहा है। उस आजकल तो कोई भी आप लिरिक्स डालो म्यूजिक बन जाता है, लोग उससे भी बना देते हैं। लेकिन आप और उसमें बोलते हैं कि हम सिंगर हैं, कंपोजर हैं, प्रोड्यूसर हैं। तो मैं उस चीज़ को नहीं मानता, क्योंकि देखो आपने बताया जो जब तक शिक्षा किसी चीज़ की नहीं होती आप उस चीज़ को आप ढंग से ले भी नहीं सकते, क्योंकि बिना गुरु ज्ञान, जैसे मैंने आपको पहले से मैं बता रहा हूँ, बिन गुरु ज्ञान नहीं। तो वही चीज़ है कि अब आज का जो यूथ है वो ये देखता है कि हमें एक शॉर्टकट चाहिए सक्सेस के लिए, वो संघर्ष नहीं करना चाहते। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं उनके लिए एक, ठीक है डिजिटल वर्ड है, उसको अगर आप, क्योंकि दोनों सही मायने में एक चीज़ है कि आप उसको सही तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं और गलत तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो उसमें आप ऐसा हो सकता है कि आप एक अच्छे, अगर गुरु को लेकर आप शिक्षा ग्रहण करते हैं तो आप अच्छे, अगर आपने रैपर को गुरु बना दिया तो वो रैपिंग सिखाएगा, अगर आपने किसी क्लासिकल को गुरु को बना दिया तो वो क्लासिकल सिखाएगा। तो हमें देखा जाए तो एक वर्सेटाइल आर्टिस्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वर्सेटैलिटी आज की तारीख में, आज का दौर है, क्योंकि कंपटीशन बहुत है। तो मैं चाहता हूं कि डिजिटल वर्ड से आप सीख सकते हैं, लेकिन एक आप अच्छे गुरु के अगर आप सानिध्य में सीखें तो वो ज़्यादा बेहतरीन होगा, उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। अंकित, हम बहुत देर से बात कर रहे हैं कि म्यूज़िक कंपोज़र भी है, ये गाने लिखते भी हैं, तो इनके खुद के लिखे हुए, जो आपने खुद जो गाने लिखे हैं, जिनके लिरिक्स आपने खुद लिखे हैं, वो कंपोजिशंस में से जो आपकी पसंदीदा हो वो हम सुनना चाहेंगे। जी बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया कि अभी मैं भारतीय संस्कृति से काफ़ी जुड़ा हुआ हूँ, भारतीय एक नागरिक हूँ, और सबसे पहले भारतीय नागरिक का एक कर्तव्य है कि एक भारत के प्रति मैंने जो मेरा जो प्रोडक्शन हाउस था उसको मैंने, एक कंपनी जो थी वो उसको मैंने स्टार्ट किया, क्योंकि मेरे पिताजी का देहांत हो गया था, देवलोक हो गए थे, मैं बहुत टूट चुका था। क्योंकि म्यूज़िक एक ऐसा जरिया है जिससे आप अपने जो पुराने, एक होता है ना कि आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ एक ऐसा है जहाँ पे मेडिटेट कर पाके और आपको वो एक उससे निकाल कर लेकर आता है एक सिचुएशन की तरह काम बिल्कुल करता है। तो मुझे बहुत ऐसा हुआ था कि कोई मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा था, और मैं कोशिश कर रहा था अपने का कि भाई कुछ ऐसा किया जाए कि, क्योंकि मैंने एक 2015 में मैंने एक प्रोडक्शन हाउस स्टार्ट किया था और उसको मैंने कंटिन्यू किया। उस प्रोडक्शन से मैंने कई राजस्थान के कलाकारों को काम देना स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे लगा कि अब मेरे लिए मुझे नहीं करना, क्योंकि मैंने देखा कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है, मैंने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है। जहाँ भी मैं रियलिटी कॉम्पिटिशन्स बहुत हुआ करते थे, बहुत अच्छे मैंने रियलिटी कॉम्पिटिशन्स में भी पार्ट लिया, लेकिन सबसे पहले हुआ ये कि मुझे एक सबसे बड़ी बात ये रही कि रियलिटी कॉम्पिटिशन्स तो ठीक है, एक हैं अपनी जरिया है कि वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे सबसे बड़ी बात ये हुई कि मुझे एक काम मिला नहीं, एक जो मुझे मिलना चाहिए था। तो मुझे लगा कि इसमें और संघर्ष करना पड़ेगा या मुझे और सीखना पड़ेगा। तो मैं एक कंपटीशन में मैंने पार्ट लिया, वहाँ पर मैं बॉम्बे गया और वहाँ पे मुझे एक खिताब दिया गया, वॉइस ऑफ महाराष्ट्र, जो बहुत अच्छा खिताब था। लेकिन वो खिताब के लिए भी मैं लड़ा, उस चीज़ के लिए भी। कारण ये था क्योंकि मैं एक राजस्थानी था, क्योंकि हर एक स्टेट में अपना अपना एक कल्चर है, तो वो सोचते हैं कि उन्हीं कल्चर को वो प्रमोट करे। अगर आपका कोई बाहर स्टेट का आ जाता है, आजकल कास्टिज्म बहुत हो गया है, हर चीज़ में वो चीज़ हो, लेकिन ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मैं कहता हूँ आप भारतीय रहो, आप हर चीज़ सब एक रहो तो वो ज़्यादा बेटर है। तो उसके लिए मैंने अपना काम स्टार्ट किया और मैंने एक प्रोडक्शन हाउस स्टार्ट किया, और बाय डिफॉल्ट जो भी डिजर्विंग आर्टिस्ट हैं या जो रियल टैलेंट्स हैं उनको मैंने एक प्लेटफॉर्म दिया अपने प्रोडक्शन हाउस के जरिए, और धीरे धीरे मैं अपना प्रोडक्शन जारी रखा। तो मेरा पहला प्रोडक्शन था, जैसे आप बता रहे हैं, वो ये तेरी सरजमीन था। अरे वाह। जो मामा ने लिखा, और उस टाइम मुझे कोरोना हुआ था। तो कोरोना के बाद मैंने कहा कि अच्छा, पापा का वो हुआ कि देवलोक जब पापा हुए तो उस टाइम मैं बहुत टूटा हुआ था। तो मुझे हुआ ये कि आप क्या करेंगे उस टाइम। तो मुझे ऐसा लगा कि हम कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिसमें अब आपकी क्रिएटिविटी तो बाहर आए। तो हुआ ये कि मैंने ये तेरी सरजमीन करके था, जो हर घर तिरंगा कैंपेन में वो मेरा वायरल हुआ, और 3 दिन में उसको 50 लाख हिट मिले, 5 मिलियन व्यू से ऊपर गया। तो वो मामा ने लिखा, और वो मैंने कोरोना में बनाया था, जब मैं एकदम कोरोना से ग्रसित था। बिल्कुल तो क्या सुना, बिल्कुल प्रज्ञा के सुनना चाहिए इस गाने को कि 3 दिन में आपको इतने हिट्स मिल गए इसके अंदर। तो वो एक गाना ऐसा था जिसमें अपने ओलंपिक मेडलिस्ट जो भारतीय जो थे, जिन्होंने ओलंपिक्स में अपना परचम लहराया था, तो उसमें मैंने वो बनाया था, जो मार्स मिशन है, INS विक्रांत है, और ऐसे ऐसे मैंने बहुत अच्छे उसमें वो लिया, पूरी इंडियन आर्मी उसमें मैंने दिखाई। तो उसमें एक वो चीज़ ऐसा था कि
एक जुड़ाव हो पाया लोगों का उस गाने से, और वो लोगों में हिट हुआ। तो उसके लफ्ज़ कुछ ऐसे थे, ये तेरी सरजमीन, जो मेरे मामा हैं उन्होंने कंपोज, मतलब साथ में बैठे हम लोग, तो मैंने कहा मामा अब मैं थोड़ा कोरोना से ठीक हो चुका हूँ, बट है मुझे, लेकिन मुझे कुछ करना है, मैं बहुत दिन हो गए रेस्ट करते हुए। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, तुम बनाओ, क्या बनाते हो, कोई एक धुन मुझे दो, मैं कुछ उस पर लिखता हूँ। तो मैं उनको धुन देता हूँ और वो लिखते हैं। अच्छा। मतलब मैं उनको धुन बना के दे देता हूँ और वो लिखते हैं मेरे लिए उस धुन पर। तो उन्होंने मेरे लिए धुन बना के लिखी और वो पूरा गाना लिखा। और उन्होंने मुझे एक चीज़ और बोला कि इस पे अगर आप थोड़ा जो यहाँ के जो ओलंपिक मेडलिस्ट है उसको भी आप दिखा दो तो वो और अच्छा रहेगा। तो उस पे मैं धीरे धीरे आता गया। तो उसमें पहले तो मैंने एक पार्ट रखा जो मार्टियर्स पे है, बेसिकली जो इंडियन आर्मी के जो मार्टियर्स रहे हैं उन शहीदों को नमन किया मैंने। और उसके बाद वो धीरे धीरे वो पेस पकड़ता है वो सॉन्ग, और वो पेस पकड़ के वो सारे ओलंपिक मेडलिस्ट आते हैं आपकी, फिर वो पूरे इंडिया की जो भी अपनी उपलब्धियां हैं जो लोगों ने किया है, जो यहाँ के भारतीय नागरिकों ने किया, उसको दिखाया। तो कुछ लफ्ज ऐसे हैं जी। ये तेरी सरजमीं और तेरा आसमां, ये वजूद है मेरा, मेरी जननी मेरी माँ। क्या बात है। कितना भी मैं उड़ूं बनकर पखेरू, तेरी माटी की खुशबू नभ नभ बिखेरूं, फिर मैं लौट आऊं थक हार के यहाँ, तेरी गोद में सिमट कर सो जाऊं मेरी माँ, तेरी गोद में सिमट कर सो जाऊं मेरी माँ। बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत हो। सुमेश्वर, आप एक मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं और काफ़ी यूथ आपको फॉलो भी करता है। आप एक प्रोड्यूसर हैं, आप एक कंपोजर हैं और सिंगर भी हैं। क्या ज़्यादा और एक्टर भी है। तो क्या ज़्यादा मुश्किल रहता है आपके लिए, क्योंकि सभी चीज़ें करना तो पॉसिबल नहीं हो पाता है, इतना समय नहीं हो पाता है आपके लिए। क्या ज़्यादा, अगर एक करियर चूज़ करने के लिए बोलूँ तो क्या चूज़ करेंगे इसके अंदर, कंपोजिशन, सिंगिंग, या फिर आप एक्टिंग, क्योंकि आप एक्टर भी हैं, एक्टिंग की भी बात करेंगे हम अभी। मैम बिल्कुल सही कहा है आपने। एक्चुअल में अंकित, होता क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया कि एक वर्सेटाइल आर्टिस्ट होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तो वर्सेटैलिटी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको पूरे क्राउड को बांध के रखना है। एक सारा आपका एक समूह जो होता है, सबको आप कैसे एंटरटेन करेंगे, कैसे परफॉर्मेंस आपको करनी है। तो एक परफॉर्मर वो होता है जिसमें सब वर्सेटैलिटी होती है। तो एक आर्टिस्ट को वर्सेटाइल होना बहुत ज़रूरी है। और जैसा मैंने आपको बताया कि ये बहुत मुश्किल होता है ये सब चीज़ें करना क्योंकि उसके लिए बैक सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। आप जब तक आपका बैक सपोर्ट नहीं है, लेकिन मेरे घर वालों ने बहुत सपोर्ट किया। पापा के जाने के बाद भी मेरी मदर ही एज अ प्रोड्यूसर बनकर मेरे सामने आई और उनको मैंने आगे रखा, क्योंकि माता राम जब तक आपके साथ है, आपको दुनिया में अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता। तो सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने उनको साथ में लेके वो कार्य जो मेरी शैली थी उसको कंटिन्यू किया और वो स्टार्ट किया मैंने, और उसको लेकर मैंने कई प्रोडक्शंस मैंने किए, जैसे मैंने प्रोड्यूस किया। तो क्योंकि मेरा जैसे कला के अलग अलग गुरु रहे हैं और उसमें मेरे एक एक्टिंग के भी गुरु थे जो जयरूप जीवन जी, जिनसे मैंने सीखा। और एक्टिंग उन्होंने कहा कि सोमेश्वर खाली आप सिंगिंग तक सीमित मत रहो, तो आपको एक एक्टिंग भी आपको ज़रूरी है कि एक्टिंग भी आपको एक ऐसा चीज़ है जिससे आपको एक एक्सप्रेशंस मिलेंगे आपकी वॉइस में, क्योंकि एक्टिंग में भी नवरस होते हैं। तो उन्होंने हमें नवरस के बारे में बताया, क्योंकि हमने थिएटर भी किया है और हमने इतने शोज किए जिसमें हमने ऐसे ऐसे नाटक किए। एक है हमारा पहला नाटक था जो हमने कई स्टेज पर, कई जवाहर कला केंद्र, रविंद्र मंच और कई जगह हमने परफॉर्म किया। उसको अलग अलग स्टेट में जाके परफॉर्म किया, अलग अलग सिटीज़ में जाके परफॉर्म किया राजस्थान के। और क्योंकि उसमें ऐसा था कि हमें नवरस के बारे में ऐसा पता लगा कि जब हमें नवरस हमने सीख लिया, क्योंकि उनकी एक बुक है जो है, उसमें बुक में क्या है, अनुकरण उनका नाम है बुक का, और अनुकरण में उसमें ऐसा लिखा हुआ है, उसमें नवरस के बारे में बताया हुआ है। तो नवरस बहुत अच्छा तरीके से उन्होंने बताया।
है, तो उन्होंने उसमें मुझे बोला और एक्टिंग सिखाई। तो ऐसे ऐसे मेरे गुरु बनते गए, तो उन्होंने एक्टिंग भी एक मुझे एक पार्ट रखा। और उसके बाद आपने कुछ मूवीज में भी काम किया है, इस बारे में भी बताएं, समय की सीमाएं हैं तो थोड़ा जल्दी बिल्कुल बताएं। तो जुडिशियल कस्टडी मेरी अभी रिलीज हुई है, जिसमें मैंने वजह मत ढूंढ ए दिल, ये मैंने गाना गाया है और कंपोज किया है राजेंद्र मेवाल जी ने। हालांकि उन्होंने अपना नाम वो अपना नाम लिखते हैं, मेरा नाम नहीं डाला उन्होंने, मुझे उसके लिए खेद है, बट स्टिल मैं उस काम कर रहा हूँ, क्योंकि आर्टिस्ट देखो सब अच्छे हैं, मैं चाहता हूँ कि सब आर्टिस्ट मिलकर रहें, क्योंकि राजस्थान को भी हम आगे लेकर आना चाहते हैं, और राजस्थान के आर्टिस्ट अगर सब मिलकर रहेंगे तो राजस्थान इंडस्ट्री में बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं जो आगे हम बढ़ सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, ऐसा कहते हैं कि हम भले कितने भी अच्छे कलाकार हैं, चाहे कितने भी अच्छे सिंगर हैं, लेकिन हमारे भी कोई पसंदीदा सिंगर जरूर होते हैं। सोमेश्वर, आपकी हम अगर बात करते हैं तो आपके पसंदीदा सिंगर कौन से हैं और उनका एक गाना हम सुनना चाहेंगे। एक्चुअल में क्या है कि सिंगर्स जैसे मैंने बताया सबका जॉनर अलग अलग होता है, मूड हमारा अलग अलग होता है, टाइम भी अगर बात करें तो मेरा ये जो पसंदीदा सिंगर्स रहे हैं वो रहे हैं के सोनू निगम, अरिजीत, और पुराने में अगर आप लें, लेकिन आज तक फॉरएवर ग्रीन है वो है किशोर दा और मोहम्मद रफ़ी साहब, क्योंकि इन दोनों की आवाज़ में वो ऐसी खनक थी जो हर को अच्छी लगती है, आज भी अपने कभी भी सुन ले तो वो चीज़ें होती। तो उसमें एक गाना था किशोर दा का, जो अगर आप बोलें तो जी बिल्कुल बिल्कुल। तो भंवरे की गुंजन है मेरा दिल, कब से संभाले रखा है दिल, तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए आप सबके लिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मन तो कर रहा है सोमेश्वर आपसे बहुत सी बातें करें, बहुत से और गाने भी सुने, लेकिन समय की सुइयां कहती हैं बस अब यही रुक जाइए। और अंकित, अब हमें भी चलना चाहिए और दर्शकों से भी इजाज़त लेनी चाहिए, लेकिन फिर ऐसे ही किसी खूबसूरत अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए प्रज्ञा को और मुझे अंकित सेन को। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, अगली बार फिर मुलाकात होगी ऐसे ही किसी सफ़र में। तब तक खुश रहिए, आसपास साफ सफाई रखिए और देखते रहिए DD राजस्थान।